स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी जीके सेट 15 के बारे में। हमने इसकी 14 सेट को कंप्लीट कर लिया है और जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के उस वार्षिक मेले का नाम क्या है जिसमें ऊंटों का व्यापार किया जाता है? जो सूरजकुंड मेला है, देखिए ये हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक प्रकार का हस्तशिल्प मेला है। ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो मरु मेला है ये राजस्थान के जैसलमेर में सेलिब्रेट किया जाता है। और सोनपुर मेला है ये बिहार में आयोजित किया जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है। लेकिन जो पुष्कर मेला है जो कि राजस्थान के अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अंतर्गत ऊंटों का व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्कर मेला। सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें गुरु द्वारा संकलित किया गया था। देखिए जो सिख धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो है आदि ग्रंथ और इसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो संकलन किया था वो किया था सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। अगर हम बात करें कि इस सिख धर्म ग्रंथ के अंतर्गत किन किन गुरुओं की वाणियों को संकलित किया गया था, तो देखिए इसके अंतर्गत जो भी सिख धर्म के गुरु रहे हैं उनकी वाणियों को संकलित किया गया है। और इसके साथ ही जो मुस्लिम भक्त हैं और बाकी जो संत रहे हैं उनकी वाणियों को भी इसमें दर्ज किया गया है, जिसमें काफ़ी फेमस हैं कबीर जी की वाणियाँ, रविदास जी की, और एक है पांचों वक्त नमाज करने में जो विश्वास रखते थे शेख फरीद, उनके श्लोकों को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि जो ये धर्म ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी जाति पातियों से ऊपर है। इसमें जाति पाति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। बात करें अगर गुरु गोविंद सिंह जी, तो देखिए इन्होंने 1699 में अकाल तख्त की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने 5 प्यारों को अमृतमान करवाया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने 5 ककारकों को इन्होंने उनके लिए महत्वपूर्ण किया था, जो किस प्रकार हैं, कंगा, कड़ा, कच्छा, कृपान और केश। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। द गूगल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो विक्रम सेठ हैं इनकी एक फेमस बुक है द गोल्डन गेट। और जो शोभा डे हैं इनकी भी एक काफ़ी फेमस बुक है स्टेरी नाइट्स। और जो द गूगल स्टोरी है ये पुस्तक है डेविड ए वाइस की। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमने घुटने टेक कर माफ़ी मांगी लेकिन हमें पत्थर मिले, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और भगत सिंह। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको तो जाना जाता है भारत के एकीकरण के लिए और इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवड़िया जिले में है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया था तब इन पर अंग्रेजों के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी और उन्हीं के बारे में इन्होंने एक बात बोली थी कि ये जो लाठियां मुझ पर बरसाई जा रही हैं ये आपके ताबूत की एक एक कील साबित होगी। लेकिन जो ये कथन है कि हमने घुटने टेक कर माफ़ी मांगी लेकिन हमें पत्थर मिले, ये कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा और ये कहा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। और जो भगत सिंह है इनका एक फेमस नारा है इनकलाब जिंदाबाद का। और जो इनकलाब नारा है, मात्र इनकलाब शब्द है, वो नारा दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सुंदरवन डेल्टा को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? देखिए जो सुंदरवन डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह भारत का जो बांग्लादेश राज्य है उसमें और जो बांग्लादेश है इन दोनों के बीच में ही स्थित है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है दोनों के संगम स्थल पर है और इसको शामिल किया गया था 1987 में। 1988 की बात करें तो देखिए 1988 में जो उत्तराखंड का नंदा देवी नेशनल पार्क है जिसको फूलों की घाटी कहा जाता है उसको शामिल किया गया था। 1989 में जो सांची का स्तूप है, बौद्ध स्मारक है एक जिसको अशोक ने बनवाया था, उसको शामिल किया गया था। और 1993 की भी काफ़ी फेमस बात है जो कुतुब मीनार है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था निर्माण, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया था तो उसको भी शामिल किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1987। देखिए जो काफ़ी फेमस हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में इनके
जो शामिल करने की ईयर्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। ये जो दृश्य है ये इसी का ही एक दृश्य है और यहाँ पर जो ये वृक्ष हैं ये ही कहलाते हैं सुंदरी वृक्ष। सोनोरान रेगिस्तान कौन से देश में स्थित है? ये जो रेगिस्तान है ये स्थित है अमेरिका में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगर चिली की तो देखिए चिली का एक अटाकामा रेगिस्तान है, ये काफ़ी फेमस है। और जो पेंटागोनिया रेगिस्तान है वो अर्जेंटीना का है और चिली का एक है टकलामाकन रेगिस्तान, तो ये भी एक फेमस है। और जो गोबी रेगिस्तान है वो आता है, एक तो आता है मंगोलिया में और एक आता है चाइना में। इन दोनों ही कंट्रीज़ में ये स्थित है गोबी रेगिस्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो बालिका है यानी कि जो गर्ल्स हैं और जो लेडीज़ हैं इन दोनों से रिलेटेड कुछ दिवस मनाए जाते हैं भारत में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो अगर बात करें हम 24 जनवरी की तो देखिए 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और जो 25 जनवरी है इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और एक है भारतीय पर्यटन दिवस। और जो 11 अक्टूबर है इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड्स डे। और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11 अक्टूबर। ये आप सारे डेज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। 1883-84 में डैश के द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। देखिए 1983 और 84 में एक बिल पेश किया था इल्बर्ट बिल, जो जातिगत भेदभाव थे उससे ये संबंधित था और ये पेश किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन की बात करें तो देखिए ये काफ़ी बातों के लिए जाने जाते हैं। एक तो इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, साथ ही इन्होंने 1882 के समय में एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त भी किया था और इन्हीं के समय में 1881 में पहली बार जो जनगणना है वो की गई थी स्थायी रूप से। और इन्हीं के समय में 1882 में ही एक हंटर आयोग की स्थापना की गई थी जो कि एक प्राथमिक शिक्षा के सुधारों से संबंधित था और इनको भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। तो ये सारे फैक्ट्स आप इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत का जो गवर्नर था वो तो था उस समय माउंट बेटन है, लेकिन पाकिस्तान है उसके एक गवर्नर बनाए गए थे वो तो थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन बाद में उसके जब राष्ट्रपति पहले नियुक्त किए गए थे तो वो थे सिकंदर मिर्जा। अयूब खान की बात करें तो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तब उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो हैं ये 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिकंदर मिर्जा। निम्न में से कौन सी पुस्तक APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए इसमें जितनी भी बुक्स हैं आपको पहले उनको ध्यान में रखना है। जो इंडिया 2020 है ये इन्हीं की पुस्तक है। टर्निंग पॉइंट है ये भी इन्हीं की है। टारगेट 3 बिलियन है ये भी अब्दुल कलाम की ही बुक है। विंग्स ऑफ फायर है ये भी इन्हीं की है। लेकिन जो द पोस्ट ऑफिस है बुक ये किनकी है? तो ये बुक है रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। हमने एक ही साथ में 5 बुक्स को ध्यान में दिया। देखिए मैंने जितनी भी वीडियोस में आपको बुक्स करवाई हैं तो आप उनको याद रखिएगा। ये बुक्स काफ़ी बार पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी नहीं लिखी गई, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगर APJ अब्दुल कलाम की तो देखिए ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर जिसको राजराज प्रथम ने बनवाया था और ये जो शासक हैं ये चोल वंश के शासक हैं और इस जो मंदिर है इसको कहा जाता है बृहदेश्वर मंदिर। तो ये स्थित है तमिलनाडु के तंजौर में। अगर बात करें हम कि ये जो मंदिर है इसके बारे में खास बात क्या है, तो देखिए यह विश्व में अपनी ही कला के रूप में एक बनाया गया ग्रेनाइट से बनाया गया एक फेमस मंदिर है और इस प्रकार का कोई भी मंदिर स्थित नहीं है, ये एकमात्र मंदिर है। और साथ ही जो इसका ये गुम्बद है इस पर नंदी महाराज जी की जो मूर्ति है उसको बनाया गया है और इसका जो गुम्बद है इसकी भी एक विशेष बात है कि इसकी कहीं भी छाया नहीं बनती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी तंजौर तमिलनाडु में। नेक्स्ट, सभी प्रकार के विकिरण अल्फा, बीटा और गामा है, इनका पता लगाने के लिए और इनका मापन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला डिवाइस कौन सा है? देखिए आपको ये एक दृश्य दिया गया है, आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि ये है गीगर काउंटर। इसका यूज़ किया जाता है जो भी अल्फा, बीटा और गामा रेज हैं इनका पता लगाने के लिए। बात करें अगर कैलोरीमीटर की तो देखिए इसमें कैलोरी का मापन किया जाता है। रेडियोमीटर में
जो रेडियो वेव्स हैं इनकी इंटेंसिटी का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गीगर काउंटर। नेक्स्ट, अमुंजमरह वन कौन से भारतीय राज्य में स्थित हैं? देखिए आजकल वन के बारे में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो अमुंजमरह वन है ये स्थित हैं छत्तीसगढ़ में। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का एक तो आता है सतपुड़ा वन और दूसरा आता है अमरकंटक के वन, तो ये दोनों ही महाराष्ट्र में आते हैं। असम का है, इसमें स्थित है मोलाई वन। और जो पिच्चवरम मैंग्रोव वन है ये आते हैं तमिलनाडु में। तो ये देखिए जो मैंग्रोव वन है वो तो आते हैं बांग्लादेश में, लेकिन जो पिच्चवरम मैंग्रोव वन है वो आते हैं तमिलनाडु में। तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? देखिए संसद की जो संयुक्त बैठक है वो की जाती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, और ये जो प्रावधान है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। साथ ही अगर हम इसकी बात करें कि ये जो बैठक है ये कौन बुलाता है, तो बुलाई तो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता है वो की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। देखिए ये जो बैठक है इसके अंतर्गत दो प्रकार के विधेयकों के बारे में बात की जा सकती है। एक तो है साधारण विधेयक और एक है वित्त विधेयक। अगर साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में कोई भी असहमति होती है तो उसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो धन विधेयक आता है और संविधान संशोधन विधेयक आता है उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया संविधान में। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्मारक गुलाम वंश से संबंधित नहीं रहा? देखिए जो गुलाम वंश है इसका समय काल रहा है 1206 से 1290 का, और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो हैं मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और अगर बात करें हम कि इनमें से कौन सा स्मारक है वो इस वंश से संबंधित नहीं है, तो देखिए अढ़ाई का जो झोंपड़ा है ये अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि एक मस्जिद है। ये तो आंसर सही है। कुतुब मीनार है तो इसका निर्माण शुरू करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, तो ये भी इसका ही संबंधित है। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है, इसको दिल्ली में बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो ये भी इसी से संबंधित है। लेकिन जो अलाई दरवाज़ा है ये जो स्मारक है ये बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 में। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाई दरवाज़ा। JB डनलप के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? बात करिए अगर हवाई जहाज की, तो देखिए इसको बनाया था राइट बंधुओं ने। बंदूक है तो इसका आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने, और जो स्याही पेन है इसको बनाया था पेट्राक पायनोरू ने। लेकिन जो वायवीय टायर हैं, यानी कि सीधी सी बात करें कि टायर हैं, जो टायर का आविष्कार है वो किया था JB डनलप ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए आजकल जो आविष्कारक हैं उनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? साथ ही जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारी थिंग्स आती हैं तो उनके वैज्ञानिक नामों के भी बारे में पूछा जाता है। अगर बात करें हम बाम्बासो एरिडीना रिफोलिया की, तो ये आता है बांस का नाम, वैज्ञानिक नाम। साइडीमिया गुआवजा है तो गुआवजा से हम ध्यान रख सकते हैं गुआवा, यानी कि अमरूद का ये वैज्ञानिक नाम है। और जो मूर्सा पैराडिसिकम है ये नाम है केले का। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बचता है बी, विग्ना रेडेटा। जो विग्ना रेडेटा है ये वैज्ञानिक नाम है हरे चने का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से शहर को नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वो इसीलिए जानते हैं क्योंकि इसका जो पहला शहर था वो हड़प्पा ही था, जिसको 1921 में खोजा गया था। साथ ही अगर हम बात करें कि जो मोहनजोदाड़ो है इसकी खोज की गई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा, और इसी को ही कहा जाता है सिंधु सभ्यता का नखलिस्तान। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, और जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है, और जो धोलावीरा है ये स्थित है गुजरात में, और लोथल भी गुजरात में ही है, और ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, और लोथल को ही सिंधु घाटी सभ्यता का वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व जल दिवस 2020 की थीम क्या थी? बात करेंगे विश्व जल दिवस की, तो देखिए ये मनाया जाता है 22 मार्च को, और इसकी अगर हम बात करें 2020 की थीम की तो वो थी जल और जलवायु परिवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अर्थशास्त्र पुस्तक निम्न में से कौन से विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसके लेखक हैं चाणक्य, जिसको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और ये जो लेखक हैं ये रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। और इस बुक के अंतर्गत उन्होंने किसी भी देश की जो शासन प्रणाली होती है उसकी जो भी रणनीतियाँ होती हैं उसको उल्लेखित किया है। बात करें अगर इसके आधार पर कि इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं, तो देखिए इसमें आर्थिक नीतियों को शामिल किया गया है, राजनीति भी है और सैनिक रणनीति भी है। इन तीनों ही नीतियों को इसमें शामिल उन्होंने किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सामान्यतः तौर पे हम उसमें राजनीति के विचारों को देखते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत किसी भी देश का जो प्रशासन है उसको संचालित करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण आवश्यक नीतियाँ रहती हैं उसको शामिल किया गया है, उसके बारे में इन्होंने पूरा वर्णन दिया है। लाइसोजाइम एंजाइम की खोज के लिए किसे जाना जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम है, ये हमारी लार में पाया जाता है और इसकी खोज के लिए जाने जाते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये जाने जाते हैं दुनिया के फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज के लिए, जिसको उन्होंने पेनिसिलिन नामक एक फंगस से प्राप्त किया था। अल्टमैन है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और जो रॉबर्ट ब्राउन है ये कोशिका की नाभिक की खोज के लिए जाने जाते हैं। नाल और रस्का ने 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज भी की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वस्तु के द्वारा ध्वनि केवल तभी उत्पादित होती है जब वह केवल डैश डैश स्टील से बनी हो, खोखली लकड़ी से बनी हो और तारों से बनी हो। देखिए कोई भी वस्तु है वो किसी भी चीज़ से बनी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ध्वनि उत्पादित करेगी या नहीं, क्योंकि जो ध्वनि है वो खोखली लकड़ी से बनी हो तब भी उत्पन्न हो सकती है, उसमें स्टील से बनी हो तब भी उत्पन्न होगी और तारों से बनी हो तब भी उत्पन्न होगी, जब तक अगर हम उस पर कोई भी बल लगाते हैं या फिर उसको हिट करते हैं। लेकिन जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तब वो ध्वनि उत्पन्न करती है, क्योंकि जब कोई वस्तु स्टील से बनी हो या खोखली लकड़ी से बनी हो या तारों से बनी हो, अगर इसको स्थिर अवस्था में रखी जाएगा तब कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी वस्तु कंपन करती है तो इस कंपन के कारण ही ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ध्वनि है ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है और एक यांत्रिक तरंग है, क्योंकि इसको संचारित होने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। मार्च 2020 में दुनिया में सबसे बड़ी महिला धार्मिक मंडलियों में से एक प्रसिद्ध है अट्टुकल पोंगला। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए ये जो धार्मिक मंडली है महिलाओं की, इसका आयोजन जो सबरीमाला मंदिर है केरल का, उसमें एक वार्षिक उत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। और जो केरल का ये सबरीमाला मंदिर है इसको हम जानते हैं अट्टुकल भगवती मंदिर के नाम से भी, और ये इस बार का जो आयोजन है वो किया गया है 2020 में केरल के तिरुवनंतपुरम में। देखिए आप इसको पोंगला के नाम से, आप पोंगल त्यौहार से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो पोंगल त्यौहार है वो विशेषतः तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन जो अट्टुकल पोंगला है जो कि महिलाओं की एक धार्मिक मंडली का त्यौहार है, तो इसको मनाया गया है इस बार का तिरुवनंतपुरम में। भारत में किसने मुस्लिम शासन की नींव रखी थी? देखिए शुरुआत से ही भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते रहे हैं। तो सबसे पहले आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, और जब इन्होंने आक्रमण किया था तो ये विफल रहे थे। बाद में इन्होंने किसी भी प्रकार के शासन की नींव नहीं रखी थी, लेकिन मतलब इन्होंने यहाँ पर राज नहीं किया था। लेकिन उसके बाद में मोहम्मद गोरी आया था जिन्होंने 1175 में भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय से ही भारत में जो मुस्लिम शासन है इसकी नींव रखी गई थी, क्योंकि इनका एक गुलाम आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने बाद में भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी गुलाम वंश के नाम से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था उन्होंने ही भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी, और ये एक तुर्क थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्कों ने, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था वो एक तुर्क ही था और उसी का एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्न में से कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? देखिए जो दादा भाई नौरोजी हैं ये आईएनसी के 3 अधिवेशनों के अध्यक्ष रहे हैं। बात करें कि ये कौन कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, तो एक तो था 1886 का कोलकाता अधिवेशन, यानी कि ये दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। 1893 का जो लाहौर अधिवेशन है इसमें भी इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 1905 का जो बनारस अधिवेशन है, देखिए इसमें ये अध्यक्ष नहीं थे। जो 1905 का बनारस में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे।
और साथ ही 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन है इसमें भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार इसकी अध्यक्षता की थी और ये एक पारसी थे। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और डी इन तीनों में ही इन्होंने अध्यक्षता की थी, लेकिन जो ऑप्शन सी है इसमें अध्यक्षता नहीं की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था जो कि करंट से रिलेटेड था कि डीआरडीओ के द्वारा अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है। तो देखिए ये एक टावर है जो कि डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसका नाम है यूवी ब्लास्टर। और इसका जो यूज़ है वो है कि ये प्रयोगशाला में और जो भी ऑफिस हैं इसके अंतर्गत जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे और जो कंप्यूटर हैं इनको कीटाणु मुक्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए आप करंट अफेयर से भी जुड़ते रहिएगा, हमारी सीरीज़ आती है करंट अफेयर की शाम को 5 बजे, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हम बात करें जो डीआरडीओ है तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 को। और वर्तमान में इसके जो चीफ हैं वो है जी सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। आज के लिए आपके लिए प्रश्न है कि चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए जो बौद्ध परिषद है इसकी 4 संगीतियों को आयोजित किया गया था और आपको बताना है कि जो चौथी संगीति थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी और ये कहाँ पर की गई थी। आपके पास ऑप्शन है महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र तिस्स और वसुमित्र। आप इन ऑप्शंस में से अपना आंसर भी जरूर बताएं और साथ ही जो अदर्स ऑप्शन है इसके बारे में आप जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमें बता सकें तो आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।